Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fine. I am Mahima Abbas and this is our last video of chapter 1 Cold War Era and Non-Aligned Movement. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा अरीनाज ऑफ द कोल्ड वॉर एंड चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, देन इंडिया एंड द कोल्ड वॉर और उसके बाद रेलेवेंस ऑफ नैम आफ्टर द कोल्ड वॉर एरा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। जो नॉन अलाइन कंट्रीज थी उनको LDCs बोलते थे, मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ये जो कंट्रीज थी बहुत ही ज़्यादा गरीब थी और अंडर डेवलप्ड थी, तो इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था अपनी पॉपुलेशन को पॉवर्टी से बाहर निकालना और अपनी कंट्री को डेवलप करना। इन LDCs ने डिमांड की नियो की, यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट एक रिपोर्ट लेके आया इन 1972 जिसका टाइटल था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। तो इस रिपोर्ट में बहुत से रिफॉर्म्स प्रपोज किए थे इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। फर्स्ट रिफॉर्म था गिव LDCs कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो LDCs थी उनको पूरा कंट्रोल देना उनकी नेचुरल रिसोर्सेज पर। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि जो सुपर पावर्स थी या डेवलप्ड कंट्रीज थी वो इन LDCs की जो नेचुरल रिसोर्सेज थी उन पे कब्जा करके रखती थी। तो नियो में सबसे पहला रिफॉर्म यही था कि जो LDCs हैं उनको डायरेक्ट कंट्रोल मिले उनकी नेचुरल रिसोर्सेज पर, जिससे कि वो अपने रिसोर्सेज को प्रोडक्टिवली यूज़ कर सके और अपनी कंट्री को डेवलप कर सके। सेकेंड रीज़न था ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स। इस रिफॉर्म में बताया गया कि जो LDCs थे उनको जितना हो सके वेस्टर्न मार्केट्स तक पहुंचाया जा सके, जिससे वो पता लगा सके कि जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है वो कितनी एडवांस थी और जिससे वो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सके। थर्ड रीज़न था रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। अब वेस्टर्न मार्केट्स तक पहुंच गए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आ गया, टेक्नोलॉजी को समझ लिया, लेकिन वो एक्सपेंसिव इतनी थी कि जो LDCs थे वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसीलिए थर्ड रिफॉर्म में बोला गया है कि जो कॉस्ट है वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ की उसको रिड्यूस किया जाए, उसको कम किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो LDCs कंट्रीज़ थी वो उसे खरीद सके और अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सके। नेक्स्ट रिफॉर्म था प्रोवाइड द LDCs विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। इस रिफॉर्म में ये बताया गया है कि जितना हो सके LDCs को मौका मिले कि वो आगे आके अपने ओपिनियंस रख सके और इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके, और जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो इन LDCs को मौका दे आगे आके इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने का। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। एज अ लीडर ऑफ नैम, इंडिया का जो रिस्पॉन्स था टुवर्ड्स कोल्ड वॉर वॉज टू फोल्ड। फर्स्ट था इंडिया अलाइंसेस से बिल्कुल दूर रहना चाहता था, वो किसी भी अलायंस का पार्ट नहीं बनना चाहता था। सेकंड था जितनी भी ये न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज थी इनमें से कुछ कंट्रीज ने जो अलाइंसेस थी उनको ज्वाइन करना शुरू कर दिया और इंडिया ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था कि ये दोबारा किसी सुपर पावर का गुलाम बन जाए। इस एटीट्यूड की वजह से इंडिया को दो फायदे हुए। पहला हुआ कि इंडिया अपने हिसाब से इंटरनेशनल डिसीजंस ले सकता था, कोई भी सुपर पावर आके इंडिया को फोर्स नहीं कर सकती थी, उसको डोमिनेट नहीं कर सकती थी। दूसरा फ़ायदा था इंडिया दोनों सुपर पावर्स को ईजिली बैलेंस कर सकता था, और अगर कोई सुपर पावर इंडिया को प्रेशराइज करती है किसी भी मैटर में तो इंडिया के पास ऑप्शन था कि वो दूसरी सुपर पावर की तरफ टिल्ट हो सके और उसकी साइड जा सके। इंडिया की जो पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की उसको क्रिटिसाइज भी किया गया। दो क्रिटिसिजम्स थे। पहला था कि ये अनप्रिंसिपल्ड था। कई बार नेशनल इंटरेस्ट के चक्कर में आके इंडिया ने कुछ क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज पर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने से रिफ्यूज़ कर दिया, इंडिया ने मना कर दिया, इसीलिए उसको अनप्रिंसिपल्ड बोला गया। सेकंड था इनकंसिस्टेंट। जब किसी कंट्री ने अलाइंसेस को ज्वाइन किया तो इंडिया ने उसको बहुत क्रिटिसाइज किया और उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, लेकिन इंडिया ने खुद 1971 में 20 इयर्स की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की विद USSR। इसीलिए इंडिया को इनकंसिस्टेंट बोला गया है, क्योंकि वो अपनी बात पर नहीं टिका। औरों को मना किया उसने कि अलायंस ज्वाइन मत करो, लेकिन खुद उसने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की विद USSR। Our last topic of this chapter is relevance of NAM after the Cold War era.
कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद नैम का क्या रेलेवेंस रह गया, वो कितना ज़रूरी रह गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नैम में जितनी भी कंट्रीज़ थी वो एक सेम हिस्ट्री शेयर करती थी। वो सब कॉलोनीज़ थी डिफरेंट डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ की। तो कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ये बात सामने आई कि जितनी भी ये डीकोलोनाइज कंट्रीज़ थी, अगर ये मिलके एक ग्रुप बना लेंगी तो ये इतनी ज़्यादा पावरफुल फोर्स बन जाएंगी कि कोई भी सुपर पावर इनको डोमिनेट नहीं कर पाएगा। कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ये बात सामने आई कि बेशक कंट्री छोटी हो या गरीब हो, लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड में अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो कर सकती है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि कोई सुपर पावर ही आके किसी को बताए कि तुम अपनी कंट्री को ऐसे चलाओ या वैसे चलाओ। नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हर कोई अपनी कंट्री को अपने हिसाब से चला सकता है और उसको डेवलप कर सकता है। कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद नैम ने जो सोच थी पूरी दुनिया की टुवर्ड्स बाईपोलर वर्ल्ड, वो बिल्कुल ख़त्म कर दी। उसने ये प्रूव कर दिया कि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए हमें किसी सुपर पावर की ज़रूरत नहीं है। हर कोई अपनी कंट्री को एक इंडिपेंडेंट तरीके से चला सकता है। और ये सब नैम की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि अगर नैम नहीं होता तो जो हमारा वर्ल्ड है वो दो अलाइंसेस में ही बटा रहता और चांसेस थे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, और जिससे कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता पूरी दुनिया को। दैट्स इट। इसके साथ हमारा चैप्टर 1 कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 2 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।